the next topic for problem solving strategy is heat transfer. So let's move to the first question. First question is a rod CD of thermal resistivity 10 Kelvin per watt is joined at the middle of an identical rod AB as shown in the figure. मतलब यहाँ पर हमारे पास में दो रोड्स हैं, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, जो कि इतना दिया हुआ है. द एंड ए बी एंड डी आर मेंटेन्ड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 125 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली. द हीट करंट इन सी डी इज पी वॉट, द वैल्यू ऑफ पी इज. तो हमें सी डी ब्रांच के अंदर करंट बताना है. तो यहाँ पर अगर हमारी थर्मल रेजिस्टेंस जो हमारा है वो ए बी रॉड का अगर 10 केल्विन पर वॉट है, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम अगर इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ए से लेकर जो सी पॉइंट तक का रेजिस्टेंस है, अगर मैं इस थर्मल रेजिस्टेंस को जो कि हमें दिया हुआ है आर, वो अगर मैं 10 केल्विन पर वॉट अगर मैं आर ले लेता हूँ तो ए बी का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा आर और सी डी का, क्योंकि आइडेंटिकल रॉड्स दिए हुए हैं तो सी डी का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा आर. तो ए से लेकर सी तक, क्योंकि सी मिड पॉइंट है, तो ए से लेकर सी तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 एंड सी से लेकर बी तक का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/2 एंड सी से लेकर डी तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R. नाउ हमें पता है पॉइंट ए का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, पॉइंट बी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और पॉइंट सी का टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड है. और हमें बताना है हीट करंट सी डी वाली ब्रांच में, हमें बताना है हीट करंट सी से लेकर डी तक फ्लो होने वाला. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि सी पॉइंट का टेम्परेचर, जिसको हम टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन कवर करता है. एक टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन भी कई बार पूछा जाता है और एक हीट करंट पूछा जाता है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कवर होती है. तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हमने यहाँ पर टी मान लिया, तो हम मानते हैं यहाँ से एक करंट इधर जाती है I1, दूसरी करंट इधर जाती है I2 एंड तीसरी करंट इधर जाती है I3. तो हमें I3 की वैल्यू बतानी है. अब हम सी पॉइंट से, हमें पता है अगर तीन करंट सी पॉइंट से हम जाती हुई मान रहे हैं, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ये बोल सकते हैं कि तीनों करंट्स का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही पॉइंट से करंट हीट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो हो, कहीं से करंट आएगा और कहीं से करंट जाएगा. आप इसको रिलेट कर सकते हो किरचॉफ्स करंट लॉ से भी. तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं I1 की जो वैल्यू होगी T माइनस 200 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, I2 की जो वैल्यू होगी वो T माइनस 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस और I3 की जो वैल्यू होगी वो T माइनस 125 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. तो अगर हम I1, I2, I3 की वैल्यूज डालें तो I1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी T माइनस 200 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वहाँ पर है R/2. I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी T माइनस 100 डिवाइडेड बाई R/2, T माइनस 100 डिवाइडेड बाई R/2. ये जो भी हम लिख रहे हैं आप इस तरह के सवालों में कंसिडर कर सकते हो कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जैसा हम किरचॉफ लॉ में पढ़ते हैं वो वहाँ पर ओम्स लॉ के अंदर डेल्टा V/R होता है. तो वहाँ पर जो टेम्परेचर, वहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है. और यहाँ पर हम I3 लिख सकते हैं सिमिलरली T माइनस 125 डिवाइडेड बाई R. तो वो हम लिख सकते हैं T माइनस 125 डिवाइडेड बाई R. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें T की वैल्यू मिल जाती है. देखते क्या आती है. 2T माइनस 400 प्लस 2T माइनस 200 प्लस T माइनस 125. अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे R को तो वो 0 के इक्वेट हो जाएगा. तो 2 2 2 एंड 2 4 एंड 5T इक्वल टू 725. तो यहाँ से हमारे पास में T की वैल्यू निकल कर आती है 145 डिग्री. और हमें निकालना है CD के अंदर करंट. तो CD के अंदर जो करंट आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 145 माइनस 125 डिवाइडेड बाई R. सो CD के अंदर जो हमारे पास में करंट आ जाएगा, हीट करंट इन CD, वो आ जाएगा 145 माइनस 125 डिवाइडेड बाई R. R जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था 10 केल्विन पर वॉट. तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10. ये इतना वॉट आ जाएगा आपके पास में, जो कि आंसर होगा इसका 2 वॉट. सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज
2 watt. Let's move to the next question. अगला क्वेश्चन जो है वो ये बोलता है फिगर शोज 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ मटेरियल 1, 2 एंड 3 टू फॉर्म अ बॉल. 3 मटेरियल्स की ब्रिक्स को ऐड करके एक बॉल बनाई गई है. थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3. तीनों की थर्मल कंडक्टिविटीज जो दी है उनका ऑर्डर ये दिया हुआ है. द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल इज 20 डिग्री हाइयर देन द राइट साइड. लेफ्ट साइड पर जो भी टेम्परेचर है वो राइट साइड से 20 डिग्री ज़्यादा है. द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अक्रॉस द मटीरियल 1 हैज़ द फॉलोइंग रिलेशन. मटीरियल 1 का तीनों केसेस के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस टेम्परेचर डिफरेंस का हमको ऑर्डर बताना है कि अगर हम यहाँ लगाते हैं 1 को फिर 2 को लगाते हैं फिर 3 को लगाते हैं, या 1 को लगाते हैं फिर 3 को लगाते हैं फिर 2 को लगाते हैं, या फिर 3 को लगाते हैं 1 को लगाते हैं फिर 2 को लगाते हैं. इन तीनों केसेस में जो 1 के अक्रॉस डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा TA, डेल्टा TB और डेल्टा TC होंगे उनका रिलेशन क्या होगा. तो अब आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं तीनों का K अलग है, तीनों का डिफरेंट K है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस सेम है. तो अगर हम तीनों ही केसेस में अगर हम ये देखते हैं कि 1 का रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, 2 का R2 है, 3 का R3 है, R1, R2, R3, चाहे हम इनको किसी भी ऑर्डर में लगाएं, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ही होगा. और जब हम इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस अगर यहाँ पर T है तो यहाँ वहाँ पर T प्लस 20, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 20 है. इसका मतलब जो हीट करंट इस पूरे कॉम्बिनेशन में, आपको पता है कि सीरीज में है तीनों, तो सीरीज के अंदर जो है वो करंट कांस्टेंट रहती है, करंट सेम रहती है. तो यहाँ पर तीनों के अंदर जो होगी करंट सेम होगी, तीनों ही केसेस के अंदर करंट जो होगी वो सेम होगी. तो अगर हम यहाँ पर करंट देखेंगे तो करंट आएगी 20 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3. नाउ हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस हमको बताना है मटीरियल 1 के अंदर. मटीरियल 1 के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब हो गया, आप इसको अगर रेजिस्टेंस से कंपेयर करो तो आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस समझ सकते हो. अब अगर ये R1 यहाँ लगा हुआ है और इसके अंदर करंट I है, या फिर किसी और केस में R2 R3 इस प्रकार लगे हुए हैं कि R1 यहाँ लगा हुआ है, या फिर किसी और केस में R1 यहाँ लगा हुआ है, R1 कहीं भी लगा हुआ हो, R1 के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, जैसा वहां पर हम पढ़ते थे किरचॉफ लॉ के अंदर डेल्टा V, जो ओम्स लॉ से हम लिखते हैं डेल्टा V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा T इक्वल टू हीट करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 1. अब आप किसी भी केस में अगर तीनों ही रेजिस्टेंस R1 R2 R3 लगाए हुए हैं सीरीज में, तो किसी भी ऑर्डर में आप रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट जो होगा वो सेम होगा. और जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहेंगे, मतलब जो इस केस के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस जो लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे हम करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो करंट इंटू रेजिस्टेंस जब हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखना चाहेंगे तो करंट तीनों ही केसेस में सेम है, तो इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा और रेजिस्टेंस भी तीनों ही केसेस में R1 तो वही रहेगा, तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो तीनों ही केसेस में सेम आएगा. इसका मतलब सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा T है, डेल्टा TB, डेल्टा TC तीनों ही केसेस में इक्वल होंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर, देखते क्या है. द वॉल विद अ कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ ब्रिक्स सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. मतलब यहाँ पर 2 ब्रिक्स की लेयर्स हैं और बीच में एयर की लेयर है. ऑल 3 लेयर्स हैव सेम थिकनेस, तीनों लेयर्स की थिकनेस जो है वो सेम है. एंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ब्रिक इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर. मतलब यहाँ पर जो थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम है ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में. मच ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये बीच वाली जो एयर है. द लेफ्ट लेयर इज एट हाइयर टेम्परेचर देन द राइट लेयर एंड स्टेडी स्टेट कंडीशंस एग्जिस्ट. अगर यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन एग्जिस्ट करती है, मतलब जो है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम बोलते हैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, जिसको हम स्टेडी स्टेट की कंडीशन बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ प्रिडिक्ट्स करेक्टली द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस d इनसाइड द कैविटी. अब हमें टेम्परेचर का वेरिएशन बताना है, तो क्योंकि यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन एग्जिस्ट करती है, हमें अगर टेम्परेचर का वेरिएशन बताना है तो हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो था I इक्वल टू माइनस KA टाइम्स dt बाई dx, और हमें बताना है dt बाई dx ये टेम्परेचर
का x के साथ में ग्राफ है, तो हम यहाँ पर इन तीनों ग्राफ्स में अगर आप देखें तो हम यहाँ पर स्लोप से इन तीनों ग्राफ्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग स्लोप दिया हुआ है और यहाँ पर तो एक कर्वेचर दिया हुआ है। तो हम अगर dt बाई डी एक्स जो कि स्लोप होगा वो निकालना चाहें तो तीनों ही केसेस के अंदर मतलब केस तो एक ही है वैसे, बट अगर हम यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस को देखें तो करंट जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट तो सेम होगा, तो करंट सेम होगा तो dt बाई डी एक्स होगा I अपॉन माइनस ऑफ KA। इसका मतलब जिस पोर्शन का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका स्लोप नेगेटिव में कम होगा, उसका स्लोप नेगेटिव तो होगा लेकिन जिसका K ज्यादा होगा उसका स्लोप नेगेटिव में कम होगा। अब अगर हम दो स्लोप्स की बात करें, एक स्लोप ऐसा है और एक स्लोप ऐसा है, ये स्लोप नेगेटिव में ज्यादा स्लोप रखता है क्योंकि इसकी वैल्यू इसका स्लोप ज्यादा है और ये नेगेटिव में है, और ये स्लोप नेगेटिव में कम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जिसका K ज्यादा है, K किसका ज्यादा है, K ब्रिक्स का ज्यादा है, ब्रिक्स का K ज्यादा है, मतलब ब्रिक्स के अंदर dt बाई डी एक्स टेम्परेचर और x के ग्राफ का स्लोप नेगेटिव में कम होगा। तो नेगेटिव में स्लोप कम होना चाहिए किस केस के अंदर, ब्रिक्स वाले केस के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम दो स्लोप देख रहे हैं तो एक स्लोप यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला स्लोप जो कि एयर के अंदर है और ये वाला स्लोप जो कि ब्रिक्स के अंदर है। तो ब्रिक्स के अंदर जो स्लोप है वो नेगेटिव में ज्यादा है, ब्रिक्स के अंदर स्लोप जो है वो नेगेटिव में ज्यादा है इस वाले केस में। इस वाले केस में ब्रिक्स के अंदर स्लोप जो है वो नेगेटिव में कम है। हमें जो आंसर चाहिए वो ऐसा आंसर चाहिए जिसमें ब्रिक्स वाला स्लोप, क्योंकि K ज्यादा है तो ब्रिक्स वाला स्लोप नेगेटिव में कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। ये स्लोप नेगेटिव तो है बट ये वाला स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, ये वाला स्लोप कम नेगेटिव है जो कि ब्रिक्स के अंदर है। तो ब्रिक्स के अंदर जो है वो स्लोप कम नेगेटिव है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस केस के अंदर वो डी हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज सराउंडेड बाय अ सिलिंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1 एंड दैट ऑफ द आउटर सिलेंडर इज K2। अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ हीट, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज। तो यहां पर हमारे पास में दो सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, एक सिलेंडर है हमारे पास में जिसकी रेडियस r है, और ये किसी एक ऐसे सिलेंडर से सराउंडेड है जिसकी इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है, लाइक दिस। जैसे कि हम सवाल फिर से देख लेते हैं कि इनर जो इज सराउंडेड बाय सिलिंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r, मतलब ये एक सिलेंडर है r रेडियस का, ये सराउंडेड है स्मॉल r से 2r रेडियस तक के एक दूसरे सिलेंडर से। ठीक है, देखते हैं अब यहां पर क्या हुआ। अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ हीट, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम फॉर हीट फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर के अलोंग अगर हीट फ्लो हो रही है तो हमको इसमें जो है वो बतानी है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस पूरे सिलेंडर की लेंथ L है। अगर ये सिलेंडर किसी दो T1 और T2 टेम्परेचर्स के बीच में लगा हुआ होगा, और अगर मुझे इन दोनों सिलेंडर्स को हटाकर एक ही सिलेंडर लगाना होगा क्योंकि मुझे K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट में हम हमेशा ये फॉलो करते हैं कि अगर ये T1 से लेकर T2 तक टेम्परेचर डिफरेंस है और अगर ये L लंबाई है तो मुझे L लंबाई का एक सिलेंडर तो लगाना ही होगा। दूसरा, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन बड़ा जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो है 2r रेडियस का एक क्रॉस सेक्शन, तो मुझे एक 2r रेडियस का सिलेंडर तो लगाना ही होगा। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी मान लिया मैंने K इक्विवेलेंट है, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इनर सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और बाहर वाले की K2 है। इसका मतलब इनर सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K1, आउटर की थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K2। अब मैं दोनों केसेस में हीट करंट लिखकर अगर सेम कर दूंगा तो मुझे K इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है करने का। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर जो हीट करंट आएगा वो आएगा T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर दोनों ही सेम टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर लगे हो, और आपको पता है कि जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर दो रेजिस्टेंस लगते हैं तो वो दोनों पैरेलल में कहलाते हैं। तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर लगे हुए हैं, तो ये सेम टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर लगे हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये दोनों
ये दोनों के दोनों पैरेलल में होंगे और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अगर अंदर वाले का रेजिस्टेंस R1 है, बाहर वाले का रेजिस्टेंस R2 है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर ये इनके इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होना चाहिए R। इसका मतलब इन दोनों केसेस में जो R होना चाहिए वो होना चाहिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो R जो है इसका रेजिस्टेंस R है, अगर तो इसका रेजिस्टेंस R है तो R क्या होगा, R होगा L अपॉन KA। आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है L अपॉन सिग्मा है। सिग्मा इज जनरली कंडक्टिविटी जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम K यूज करते हैं तो L अपॉन KA यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। एरिया वो एरिया होता है जो करंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट फेस करता है, दैट इज एरिया। तो हम अगर यहाँ पर लिखें R, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नाउ R की जो वैल्यू होगी वो L अपॉन KA होगी, तो L, इसका L तो L ही है, अपॉन K हो जाएगा इसका K इक्विवेलेंट, और इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो करंट जिस दिशा में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया, दिस वन, तो हो जाएगा पाई इंटू 2R का स्क्वायर। और जो हमारे पास में R1 हो जाएगा वो हो जाएगा, R1 है ये अंदर वाला सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर और लेंथ हो जाएगी L, तो L अपॉन K1 इंटू पाई R स्क्वायर, और K2 के हम लिए हम लिख सकते हैं L अपॉन K2 इंटू पाई। नाउ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा बाहर वाले सिलेंडर का वो होगा ये वाला, मतलब अंदर वाला एरिया माइनस करने के बाद, तो बाहर वाले सिलेंडर के लिए जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी K पाई इंटू 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखते क्या आता है, L यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास में जो इसका रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है K इक्विवेलेंट इंटू 2R का स्क्वायर, तो K इक्विवेलेंट इंटू 4R स्क्वायर हो गया है, इक्वल टू K1 इंटू R स्क्वायर, K1 इंटू R स्क्वायर हो गया है, प्लस K2 इंटू ये हो गया हमारा 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, मतलब 3R स्क्वायर, तो 3R स्क्वायर, R स्क्वायर अगेन गेट्स कैंसिल्ड आउट, सो द K इक्विवेलेंट विल बिकम K1 plus 3K2 upon 4. This will be the answer of your problem. K1 plus 3K2 upon 4, option number D. Now let's move to the next question. Next question जो है वो है the three rods shown in the figure have identical geometrical dimensions. मतलब ये तीन rods दी हुई है हमें, तीनों के identical dimensions हैं. Find the ratio of rate of heat flow when the rods are joined as in A. पहले A वाले फिगर में जो ये जिस तरह से रॉड जुड़ी हुई है और B वाले के अंदर जिस तरह से रॉड जुड़ी हुई है, इन दोनों केसेस में हमको रेट ऑफ हीट फ्लो बताना है। रेट ऑफ हीट फ्लो होता है हीट करंट, हमें बताना है हीट करंट क्या होगा। थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है L अपॉन के, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज किया था, L अपॉन के। और अगर यहाँ पर आप देख रहे हो एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी सारी डायमेंशन सेम है, L सेम है, A सेम है, और मुझे कोई वैल्यू नहीं बतानी है, मुझे तो रेशियो बताना है। तो इंटेलिजेंटली अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका K जो है, एल्यूमिनियम का K जो है वो कम है, और जो कॉपर का K है वो डबल है इसका। इसका मतलब अगर कॉपर का K और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, अगर बाकी की सारी डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब अगर मैं कॉपर का रेजिस्टेंस लिखूं तो आएगा L अपॉन 400A, और अगर मैं एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस लिखूं तो आएगा L अपॉन 200K। और अगर मैं एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस को R मान लूं, या अगर मैं कॉपर के रेजिस्टेंस को R मान लूं, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स R। मतलब एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर के रेजिस्टेंस का ट्वाइस है। मतलब ये मुझे पता चल गया कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है वो 2R है अगर कॉपर का R है तो एल्यूमिनियम का 2R है, क्योंकि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और ये इस प्रकार का हमारे पास में केस बनता है। अब हमें तो करंट का रेशियो बताना है, तो करंट का रेशियो बताना है तो अब हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले 2R रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर R रेजिस्टेंस था,
और यहाँ 2R रेजिस्टेंस था पहले केस के अंदर, केस ए के अंदर। और केस बी के अंदर ऊपर 2R रेजिस्टेंस है, नीचे R रेजिस्टेंस है और उसके नीचे 2R रेजिस्टेंस है। अब इन दोनों केसेस में हमें हीट करंट का रेशियो बताना है। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसका मतलब जो हीट करंट का रेशियो होगा, अगर मैं यहाँ पर IA लिखूं तो वो लिखूंगा डेल्टा T अपॉन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपको पता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन आएगा उसमें 2R को ऐड करेंगे तो सीरीज में क्योंकि वो दोनों है तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 2R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो आपके पास में जो ए वाले केस के अंदर करंट आता है डेल्टा T, वो आता है 2R प्लस 2R/3, जो कि आपका बनेगा 3 डेल्टा T अपॉन 8R। यह आपका ए केस के अंदर करंट बनता है। बी केस के अंदर अगर हम करंट देखना चाहते हैं तो बी केस के अंदर जो करंट होगा वो होगा डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन, क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल में है तो 2R और 2R जब दो इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट हो जाता है उनका दोनों का आधा, मतलब 2R और 2R का हो गया R, फिर वो R इस R के साथ में पैरेलल में होगा, उस R और इस R का हो गया R/2। सो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R/2, मतलब 2 डेल्टा T/R। मुझे बताना है ए और बी के केसेस में हीट करंट का रेशियो बताना है मुझे, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट करंट का रेशियो बताना है आपको ए और बी के केस में। तो जब हम इस रेशियो को लेंगे तो हमारे पास में आएगा 3/8 अपॉन IA रेशियो IB विच इज 3/8 अपॉन 2 मीन्स इट विल बिकम 3/16। सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 3:16। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आधारित क्वेश्चन। 3 rods of material X and 3 of material Y are connected as shown in the figure. All the rods are identical in length and cross sectional area. If the end A is maintained at 60 degree centigrade and the junction E is 10 degree centigrade, calculate the temperature of junction B. हमें यहाँ पर temperature बताना है junction B का। The thermal conductivity of X is 800 watt per meter per centigrade per degree centigrade and that of Y is 400 watt per meter per degree centigrade। मतलब हमें X और Y की थर्मल कंडक्टिविटीज दी हुई है, हमें टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है टेम्परेचर B जंक्शन का क्या होगा। इन सभी रॉड्स की लेंथ और एरिया आइडेंटिकल है बट इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज अलग अलग है, मतलब जो X से मार्क्ड है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग है, जो Y से मार्क्ड है उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज अलग है। तो अगर मैं इसको इफेक्टिव इसका जो सर्किट डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ X, उसके बाद में यहाँ पर भी आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ X, यहाँ भी आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ X, यहाँ आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ Y, यहाँ भी आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ Y एंड यहाँ भी आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ Y। तो यहाँ आ जाएगा RX 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 RY RY RY। Now since the resistance are RX RY, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एक बात तो बोल ही सकते हैं क्योंकि सारी की सारी डायमेंशन सेम है। हमें पता है किरचॉफ लॉ के अंदर क्या होता है, अगर ये दो रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं, ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है, अगर P/Q R/S के बराबर होता है तो हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है वो 0 हो जाता है इफ P/Q इज R/S, जिसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है RX अपॉन RX 1 होता है, RY अपॉन RY भी 1 होता है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब ये RY का यहाँ पर कोई काम नहीं है, मतलब हम RY को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा जो जंक्शन है A जिसको हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, C जिसको हमने 10 डिग्री पर रखा हुआ है, और हमारा ये जो B बन जाएगा इसका टेम्परेचर हम T मान लेते हैं। अब अगेन यहाँ पर हम वही केस लगा सकते हैं कि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी X की 800 है और Y की 400 और बाकी सारी आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, तो R इक्वल टू L अपॉन KA होता है और लेंथ और एरिया सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K होगा। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी
उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो जो है वो 2 है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो भी 2 होगा। तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जो कि यहाँ पर ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है x की, तो x का रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर x का रेजिस्टेंस r मान लिया जाए तो y का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2r हो जाएगा, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो rx अगर r मान लूंगा मैं, तो ry जो हो जाएगा मेरा 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जंक्शन का टेम्परेचर ही बताना है, हमें कोई हीट करंट बतानी नहीं है, इसलिए हमें वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल रेशियो से ही देखना है। तो यहाँ पर r हो गया, तो यहाँ पर 2r हो गया। तो rx को जहां जहां भी मैंने लिया है मैं उसको r ले लेता हूं, और ry को जहां जहां मैंने लिया है उसको मैं 2r ले लेता हूं। ry को मैंने 2r ले लिया। अब यहां पर मेरे को टेम्परेचर पता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर मैंने टेम्परेचर मान लिया था T, और यहां पर मुझे टेम्परेचर पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस सर्किट को सॉल्व करूंगा तो ये R और ये 2R, ये दोनों जो है ऊपर वाले ये सीरीज के अंदर हो गए, और सीरीज के अंदर R और 2R हो जाएगा 3R, ये दोनों भी सीरीज के अंदर हो गए, R और 2R हो जाएगा 3R। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वहां पर यहाँ R आ जाएगा, और ये जो 3R होगा वो इस 3R के साथ में पैरेलल में होगा, और हमें पता है जब पैरेलल में दो इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है वो उनका आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3R/2। नाउ ये जंक्शन जो है इसका टेम्परेचर हमने T माना था, यहाँ पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ अगर मैं यहाँ से I1 और I2 दो करंट जाती हुई मान लूँ तो मुझे पता है I1 + I2 मस्ट बी 0, क्योंकि क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बोल सकते हैं कि जितना करंट आना चाहिए उतना ही करंट जाना चाहिए। मतलब अगर दोनों जाती हुई करंट मानी तो उनका सम 0 होगा, मतलब T - 60/R + T - 10/3R/2 मस्ट बी 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ 3R, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3 टाइम्स T - 60 प्लस 2 टाइम्स T - 10 = 0। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 3T - 180 प्लस 2T - 20 = 0। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा 5T = 200, तो T आ जाएगा मेरे पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम will be 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है टू थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस R1 and R2 where R1 is less than R2 are placed with their centers coinciding। दो थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैं जिनकी एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2। R1 जो है छोटा है, R2 बड़ा है। A material of thermal conductivity K is filled in the space between the shells. The inner shell is maintained at temperature θ1 and the outer shell at temperature θ2 such that θ1 is less than θ2. Calculate the rate at which heat flows radially through the material। ये रेडियल फ्लो का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, एक की इनर रेडियस जो है R1, एक की रेडियस है R2। तो ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2। यहाँ पर एक मटेरियल भरा हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K, और जो है इनर शेल का जो टेम्परेचर है वो θ1 है, और आउटर शेल का टेम्परेचर जो है वो θ2 है। तो इनर शेल का टेम्परेचर θ1 है, आउटर शेल का टेम्परेचर θ2 है। यहाँ पर अंदर का टेम्परेचर हो गया θ1 और बाहर का टेम्परेचर हो गया θ2। और यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है θ1 इज लेस देन θ2, मतलब बाहर से अंदर की तरफ हीट जो है वो रेडियली फ्लो करेगी। अब यहाँ पर अगर इस केस में हमें कैलकुलेट द रेट एट विच हीट फ्लोज रेडियली थ्रू द मटेरियल, मतलब हमें हीट करंट बताना है यहाँ पर। तो अगर हमें हीट करंट बताना है तो हम हीट करंट के लिए क्या बोल सकते हैं? हम हीट करंट के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर हीट जो है वो रेडियल सिमेट्रिकली फ्लो कर रही है, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम हमेशा बोलते हैं कि R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो L/Ka होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब करंट रेडियली आउटवर्ड फ्लो करेगा तो सबसे पहले उसको 4πr1² एरिया को फेस करना होगा अपने परपेंडिकुलरली, तो ए जो हो जाएगा वो 4πr1² हो जाएगा। बट जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे वो जो है एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेट करने के लिए हम सोचते हैं
लेट सपोज कि हम सेंटर से किसी स्मॉल आर रेडियस पर गए और हमने डी आर का एलिमेंट ले लिया, स्मॉल आर पर जाकर हमने डी आर का एलिमेंट ले लिया। अगर हमारा हीट चाहे वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो या रेडियली इनवर्ड फ्लो हो, उससे कोई वैसा फर्क नहीं पड़ता इस इंटीग्रेशन में, बट हमेशा हम जो एलिमेंट लेते हैं किसी आर पर जाकर, तो डी आर वो आपको इंक्रीमेंटल एलिमेंट लेना होता है। तो हमने आर पर जाकर डी आर का एक एलिमेंट ले लिया। अब इसके अंदर जो हीट करंट, अब ऐसे सभी डी आर के जो एलिमेंट्स होंगे, ऐसे सभी जो स्फीयर्स होंगे वो सारे के सारे सीरीज के अंदर होंगे, तो उन सब में करंट जो होगा वो सेम होगा। और करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंशियल फॉर्म में I इक्वल टू माइनस के ए टाइम्स डी टी ओवर डी एक्स। डी टी मीन्स टेम्परेचर का चेंज एंड डी एक्स मीन्स डिस्टेंस का चेंज। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हीट करंट जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो होने वाली है माइनस के इंटू एरिया। अब किसी आर पर जाकर जो परपेंडिकुलरली जो करंट को एरिया फेस करना पड़ रहा है वो होगा उसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड डी टी इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड डी एक्स इज द चेंज इन लेंथ, करंट के साथ में जो लेंथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हमें आई निकालना है, तो मैं अगर डी आर को इधर ले जाता हूँ तो अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा इक्वल टू माइनस के इंटू 4 पाई इंटू डी टी। नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ये जो फ्लो हो रहा है करंट वो हो रहा है R1 से R2 तक, और R1 पर जब हमारा टेम्परेचर था वो θ1 था, और R2 पर जाने पर हमारा टेम्परेचर हो गया θ2। तो जो करंट आएगा हमारे पास में 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई आर, तो माइनस 1 बाई आर अपर लिमिट R2 लोअर लिमिट R1 इक्वल टू माइनस के इंटू 4 पाई डी टी का इंटीग्रेशन होगा t अपर लिमिट θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1। और क्योंकि हमें दिया है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देख लीजिए हमें दिया हुआ है θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और हम वहाँ से अगर उसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे माइनस 1 बाई R2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 1 बाई R1, तो वो प्लस हो जाएगा इक्वल टू माइनस के इंटू 4 पाई इंटू θ2 माइनस θ1, और यहाँ पर एक आई जो था वो यहाँ पर रहेगा। सो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में R1 R2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में R2 माइनस R1 विच इज़ माइनस 4 के इंटू 4 पाई इंटू θ2 माइनस θ1। सो जो हमारा यहाँ पर हीट करंट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है माइनस के इंटू 4 पाई θ2 माइनस θ1 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू R1 इंटू R2। ये हमारा नेगेटिव साइन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ये आउटसाइड की तरफ बढ़ते हुए सेंस में करंट माना था, हमारा ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है सिंस θ2 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो है वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया अब कि करंट जो है वो अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है। इसलिए आप हमेशा जब भी एलिमेंट लें स्फेरिकल फ्लो के अंदर, रेडियल फ्लो के अंदर, वो हमेशा आप सेंटर से लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा के इंटू 4 पाई R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू θ2 माइनस θ1। तो के इंटू 4 पाई R2 माइनस R1 के इंटू 4 पाई R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू θ2 माइनस θ1। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टीम इज कंटिन्यूअसली पास्ड थ्रू अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 1.2 सेंटीमीटर मेंटेनिंग इट्स इनर टेम्परेचर एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। The room temperature is 30 degree centigrade. Calculate the rate of radial heat flow through the walls of the tube. Thermal conductivity of rubber is this. तो एक रबड़ की एक ट्यूब है, ये भी अगेन रेडियल फ्लो का ही क्वेश्चन है, बट ये सिलिंड्रिकल रेडियल फ्लो है। रेडियल फ्लो दो तरह से हो सकता है, या तो एक स्फेरिकली हो सकता है या फिर एक सिलिंड्रिकली हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल फ्लो की बात करें तो एक ट्यूब है रबड़ की जिसकी इनर रेडियस जो है वो दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, ये इसकी इनर रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1.2 सेंटीमीटर। मतलब आउटर रेडियस जो हमें दे रखी है वो दे रखी कैपिटल आर। अभी हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं, फिर हम ऑटोमेटिकली वैल्यूज पुट करनी होगी एंड में। और अंदर इसके अंदर स्टीम कंटिन्यूअसली पास की जा रही है, और इसकी लेंथ जो है वो हमें दी हुई है विच इज 50 सेंटीमीटर।
और इसके अंदर से स्टीम कंटिन्यूसली पास की जा रही है, तो स्टीम पास करने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन्ड है, जिसको हम बोल देते हैं कुछ θ1, और बाहर का टेम्परेचर जो है वो θ2 जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन्ड है रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द रेडियल फ्लो रेट ऑफ रेडियल हीट फ्लो थ्रू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पर हमें K दिया हुआ है। नाउ इस केस में भी रेडियली फ्लो होगा हीट, तो हम यहाँ से वही करते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ भी हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ पर भी क्योंकि हम जैसे जैसे बाहर जाएंगे करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगी, करंट रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगी एक सिलेंडर के अंदर, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो बदलता जाएगा, इसलिए हमें किसी स्मॉल r इंटरमीडिएट किसी रेडियस पर जाना होगा। लेट सपोज कि हम यहाँ से किसी x रेडियस पर गए और हमने यहाँ पर dx विड्थ का एक एलिमेंटल इंक्रीमेंट उसके अंदर dx का कर दिया। नाउ अगर x पर जाकर dx का एलिमेंट लिया, तो अब मैं अगर हीट करंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -K इंटू A इंटू dt बाई डी एक्स, क्योंकि हर एक इस प्रकार के कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल शेल जो होंगे वो आपस में सीरीज में होंगे, तो करंट सेम रहेगी, तो I इक्वल टू -K इंटू, नाउ व्हाट इज द एरिया, एरिया वही होगा जो करंट अपने परपेंडिकुलरली फेस करता है, तो क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रहा है तो एक सिलिंड्रिकल एरिया जो होगा वो करंट अपने परपेंडिकुलरली फेस कर रहा होगा, तो वो जो एरिया होगा वो एरिया होगा इस रेड वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πx इंटू एल इंटू dt ओवर dx। नाउ करंट सेम रहेगा तो करंट कांस्टेंट रहेगा, तो dx अपॉन x इंटू आई इक्वल टू -K इंटू 2π इंटू एल इंटू dt। नाउ इफ वी इंटीग्रेट इट फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R and this from θ1 to θ2, we will be getting dx by x will be ln x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ln of x अपर लिमिट r लोअर लिमिट स्मॉल r इंटू आई इक्वल टू -K इंटू 2πl इज अ कॉन्स्टेंट, -K इंटू 2πl इंटू जो टेम्परेचर का इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t और θ2 माइनस θ1, तो यहाँ पर हम रख देंगे ये t θ2 माइनस θ1 हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करेंगे ln r माइनस ln स्मॉल r इंटू आई इक्वल टू -K इंटू 2πl इंटू θ2 माइनस θ1, और हमें यहाँ पर पता है कि θ2 कम है θ1 ज़्यादा है, तो θ2 माइनस θ1 नेगेटिव होगा, मतलब हमारे इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव होगा, तो मतलब हीट करंट पॉजिटिव होगा, जो कि बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, जो हमने माना है बाहर की तरफ फ्लो होता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो आई जो आ गया आपके पास में, ये माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं K इंटू 2πl इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन ln ऑफ ln a माइनस ln b को ln ऑफ a बाई बी लिख सकते हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में K की वैल्यू आपको दी हुई है, K की वैल्यू आपको दी हुई है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको 2πl की आपको वैल्यू दी हुई है, θ1 θ2 दोनों टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं, इनर एंड आउटर रेडियस दी हुई है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 233 जूल्स पर सेकेंड। वो आप इजी कैलकुलेशन है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ln ऑफ 1.2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब ln ऑफ 1.2 की जरूरत पड़ेगी, तो ln ऑफ 1.2 आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको वैसे अगर जनरली ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली ln ऑफ 1.2 दिया होता है, बट अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप इजीली ln की कुछ 2 और 3 की आप वैल्यूज याद रख सकते हो, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग ऑफ लेक के ऊपर। ऑन अ विंटर डे when the atmospheric temperature drops to -10 degree centigrade, ice forms on the surface of a lake. Calculate the approximate time taken in forming 10 centimeter of ice. हमें बताना है approximate time 10 centimeter of ice के फॉर्म होने में कितना लगता है। Assume that the temperature of the entire water reaches 0 degree centigrade before the ice starts forming. Density of water is given, latent heat of fusion of ice is given, thermal conductivity of ice is given, neglect the expansion of water on freezing. हमें पता है फ्रीज होने पर एक्सपांड हो जाता है वाटर, बट हमें ये सब नेग्लेक्ट करते हुए बताना है कि यहाँ पर आपकी जो लेक है उसके अंदर 10 सेंटीमीटर आइस की लेयर जमने में कितना समय लगेगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, बट हमको यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होता है, देखते कैसे।
तो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मैंने मान लिया -T डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, बाकी आप फिर वैल्यूज डाल के उसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर ऑब्वियसली आइस जो है वो सडनली फॉर्म तो नहीं होगी, कुछ समय लगेगा। तो हम ये मानते हैं कि वाई थिकनेस की आइस जो है वो फॉर्म हो चुकी है किसी समय पर, और जो एरिया है इस लेक का वो दिया हुआ है हमें ए। नाउ नेक्स्ट dt समय में क्या होगा, नीचे जो पानी है वो पहले ही 0 डिग्री पर आ चुका है। इसका मतलब अब लेयर बाय लेयर, जो ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर आप जाते जाएंगे, जैसे जैसे जो भी लेयर एटमॉस्फेयर को अपनी हीट भेजती जाएगी वो लेयर फ्रीज आउट होती जाएगी, और जो थिकनेस है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैंने माना कि कोई dy लेयर आइस में कन्वर्ट होती है इन अ टाइम ऑफ dt। इन dt समय में ये dy लेयर जो है वो वाटर से आइस में कन्वर्ट होगी। तो ये जो dt समय में ये जो dy लंबाई की लेयर वाटर से आइस में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर को हीट देगी। कितना हीट देगी, जितना इसको फ्रीज होने के लिए हीट जो है वो रिलीज करनी होगी उतनी हीट दे देगी। तो हमने क्या किया, यहां पर डेंसिटी थी वाटर की रो w, तो कितना मास हुआ वाटर का मास हुआ dm। उस dm मास के वाटर को फ्रीज होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, dq। तो हमने बोला dq इक्वल टू dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। तो वो वाटर जो है वो वाटर से आइस बनने में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां पर लगती है। तो dq बराबर dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ दिस हीट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द एटमॉस्फेयर बाय दिस आइस ब्रिक, या ये आइस की जो मोटाई है इसके थ्रू वो कंडक्शन करके जो है वो लेयर जो है वो ट्रांसफर होगी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, तो हीट करंट dq बाई dt विल बी, हीट करंट क्या होता है, हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 से t का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हो गया t, 0 माइनस t, अपॉन जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है L अपॉन k इंटू ए। L जो लंबाई हो गई वो हो गई y अपॉन k ऑफ आइस into area. So now this dq can be put dm into latent heat of fusion upon dt is time equal to t into k ice into area upon y. Now what is dm? dm is the mass of this layer. इस लेयर का मास dm है। तो dm क्या होगा, dm होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू इसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू dy इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन dt इक्वल टू t इंटू के आइस इंटू ए। और आप देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में a नहीं दिया हुआ है, जो कि कैंसिल आउट हो जाता है यहां से। तो यहां पर हमारे पास में आएगा y dy इक्वल टू t इंटू के आइस इंटू अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्मॉल dt। नाउ इफ वी इंटीग्रेट इट फ्रॉम ऑन बोथ साइड्स, तो 0 से y थिकनेस की अगर लेयर जमती है 0 से t समय में, तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल कर आता है यहाँ से वो आता है y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू t इंटू के आइस अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा t। ये आ गया आपके पास में टाइम। नाउ आपको जो सवाल में कंडीशंस दी हुई है, जो भी वैल्यूज दी हुई है वो सब हमारे उन सब की फॉर्म में हमारे पास में आंसर आ गया। जो y थिकनेस है वो हमें यहाँ पर सवाल में पूछी है 10 सेंटीमीटर। जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो -10 डिग्री दिया हुआ है, तो t को आप +10 डिग्री रखना, क्योंकि हम t को -t ले चुके हैं पहले ही। तो आपने t को रख दिया +10 डिग्री। उसके बाद में हमारे पास में k ऑफ आइस दिया हुआ है, k ऑफ आइस दिया हुआ है हमको। उसके बाद में हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दिया हुआ है आइस का। सारी की सारी चीजें आप SI यूनिट्स में रखें। उसके बाद में डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी हुई है SI यूनिट के अंदर। उसके बाद में हमें टाइम निकालना है, मतलब हमारे पास में एक ही अननोन बचता है जो कि है टाइम। तो हमारा जो आप जब इन पूरी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 27 आवर्स, विच इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। मेन मुद्दा यहाँ पर इस डेरिवेशन को याद रखने का ही था, और ये डेरिवेशन आप याद नहीं भी रख सकते तो आप इस डेरिवेशन को करना जरूर सीख लें। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट solar radiations. Parallel rays of light of intensity I equal to 912 watt per meter square are incident
on a spherical black body kept in a surrounding of temperature 300 Kelvin. तो एक बॉडी है जो कि एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर आई इंटेंसिटी की लाइट जो है वो यहां पर इस तरह से गिरती है. आई इज द इंटेंसिटी, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी एंड गिवन इट इज इंटेंसिटी. नाउ kept in the surrounding of temperature 300 Kelvin. जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है. टेक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एज दिस, सिग्मा यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है हमें, एंड अज्यूम दैट द एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स इज ओनली थ्रू रेडिएशन. तो ये एनर्जी यहाँ पर गिरती है और ये सराउंडिंग को अपनी एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है. कैसे? रेडिएशन के थ्रू. द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी. तो क्या हो रहा है यहाँ पर आई इंटेंसिटी की बीम गिर रही है और ये स्फेरिकल बॉडी है. तो यहाँ पर सेकेंड जो एनर्जी गिर रही होगी जिसे हम पावर बोलते हैं, तो पावर होती है इंटेंसिटी इनटू एरिया. तो जब भी स्फेरिकल बॉडी पर अगर एक बीम गिरती है तो उसके ऊपर जो पावर होती है, पावर जो इंसिडेंट होनी चाहिए इसके ऊपर, तो अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो पावर इंसिडेंट बट इक्वल टू पावर रेडिएटेड. मतलब इस बॉडी पर जितनी इंसिडेंट पावर होगी, इंसिडेंट पावर कितनी होगी? आई इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसकी रेडियस है तो. और ये रेडिएट कितना करेगा? तो स्टीफन लॉ से हम कह सकते हैं सिग्मा ई जो है वो 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि ब्लैक बॉडी है. सिग्मा ई ए एरिया जो हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आकर टी हो गया, स्टेडी स्टेट में आकर, तो टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4. दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ पाई आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट और आपके पास में आपको निकालना है टी, तो आपके पास में बचा टी टू दी पावर 4 माइनस 300 टू दी पावर 4 इक्वल टू आई अपॉन 4 सिग्मा. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आई की वैल्यू दी हुई है, आपके पास में सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा विच विल 330 केल्विन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन जो है वो है 3 वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. 3 बहुत बड़ी लार्ज प्लेट्स हैं जिनका एरिया सेम है, उनको पास पास रखा हुआ है. दे आर कंसिडर्ड एज अ ब्लैक आइडियल ब्लैक सर्फेसेस, मतलब E इक्वल टू 1 है. लास्ट क्वेश्चन में भी ब्लैक बॉडी दिया होता इसलिए हमने E इक्वल टू 1 लिया था. एंड वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है. द फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट्स आर मेंटेन एट टेम्परेचर 2T एंड 3T. तो पहली प्लेट को रखा गया है 2T पर, दूसरी प्लेट को रखा गया है 3T पर. द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल मीन्स सेकेंड प्लेट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन. स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर हमको इस प्लेट का टेम्परेचर बताना है, विच इज हमने मान लिया T डैश है. तो होगा क्या, स्टेडी स्टेट जब आएगी तो क्या होगा, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, तो सभी प्लेट्स की थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, तो यहाँ से जो हीट इधर ट्रांसफर हो रही होगी वही हीट अगर इधर ट्रांसफर होने लग गई, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. तो अगर इसका टेम्परेचर हमें कांस्टेंट करना है तो हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा यहाँ से यहाँ की हीट जो होनी चाहिए वो यहाँ से यहाँ की हीट के बराबर होनी चाहिए पर सेकंड, या फिर पावर दोनों की बराबर होनी चाहिए. तो इस टी डैश वाली बॉडी से अगर हम देखें तो पावर रेडिएटेड मस्ट बी इक्वल टू पावर इंसिडेंट होना चाहिए. तो पावर रेडिएट, ये कितना रेडिएट करेगा? ये करेगा सिग्मा ई तो 1 है इंटू एरिया ए है इंटू टी डैश टू दी पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग जो हो जाएगा 2T टू दी पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू, जो इंसिडेंट पावर होगी वो क्या होगी? सिग्मा ए इंटू वहां पर 3T की पावर 4 माइनस टी डैश की पावर 4. हमेशा हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करना है. हम यही कर रहे हैं कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर. यहाँ पर सिग्मा ए गेट्स कैंसल्ड आउट एंड 2 टाइम्स टी डैश टू दी पावर 4 बिकम्स 81 इंटू टी टू दी पावर 4 प्लस 16 इंटू टी टू दी पावर 4. मतलब ये आपका निकल कर आता है 97 इंटू टी टू दी पावर 4 इज टी डैश टू दी पावर 4. सो यू कैन easily write that T dash is 97 upon 2 to the power 1 by 4 times T. So 97 upon 2 to the power 1 by 4 times T. So this is the answer of this problem, option number C. Now let's move to the next question. Next question जो है वो है the earth receives solar radiation at a rate of 8.2 joule per centimeter square per minute. Assuming that
द सन रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, हमें सन का सरफेस टेम्परेचर बताना है। द एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑन द अर्थ इज दिस एंड दिस इज 0.53 डिग्री एंड द स्टीफन्स कांस्टेंट इज दिस। नाउ यहाँ पर ये डिग्री मिसप्रिंट है, डिग्री होना चाहिए। तो क्योंकि अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ होता है तो वो रेडियन लिखा हुआ होता है, बट यहाँ पर डिग्री मानना है हमको। द अर्थ रिसीव सोलर रेडिएशन एट अ रेट ऑफ दिस, अगर आप इसकी यूनिट देखो तो जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब जूल पर मिनट हो गया वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड वॉट होता है, तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब ये इंटेंसिटी हमें दी हुई है। assuming that the sun radiates like a black body, calculate the surface temperature of the sun, the angle subtended। तो अब यहाँ पर हमारे पास में किस तरह का केस है कि ये हमारा सन है और सन से अर्थ की कुछ डिस्टेंस रही होगी स्मॉल आर, हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस, और जो है सन जो है वो अर्थ के ऊपर जो एंगल सबटेंड करता है ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हमें दिया हुआ है, ये एंगल थीटा हमें दिया हुआ है 0.53 डिग्री। और अगर क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये तीनों ही डिस्टेंसेस आ रहे हैं एक्चुअल में। अगर मैंने माना कि सन का जो रेडियस है वो आर ऑफ सन है, रेडियस ऑफ सन, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। अब हमें इंटेंसिटी दी हुई है, इंटेंसिटी होती है अगर कोई पी पावर का सोर्स है उससे अगर किसी आर रेडियस पर सन को हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं बहुत दूर डिस्टेंस के लिए, तो इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हम अगर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं और अगर ये आर डिस्टेंस है तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है P अपॉन 4πr², बिकॉज दिस 4πr² एरिया में ये P एनर्जी जो है वो पर सेकंड गिर रही है, तो इंटेंसिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विल बी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विल बी P अपॉन 4πr²। तो अगर इस सन का टेम्परेचर ऑफ सन है और अर्थ की डिस्टेंस उससे स्मॉल आर है, तो ये जो इंटेंसिटी जो हमें आई गिवन है, इसको अगर मैं आई मान लेता हूं, तो ये जो इंटेंसिटी जो हमें आई गिवन है वो गिवन है P ऑफ सन अपॉन 4π स्मॉल आर का स्क्वायर। नाउ दिस I इज गिवन P ऑफ सन, तो ब्लैक बॉडी की तरह सन को बिहेव करता हो मानना है हमें, तो ब्लैक बॉडी की तरह अगर हमको सन को बिहेव करता हो मानना है तो जो सन जो रेडिएट कर रहा होगा स्टीफन्स लॉ से हम बोल सकते हैं सिग्मा E हो जाएगा 1 इंटू एरिया हो जाएगा 4π रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4 अपॉन 4π स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस 4π गेट्स कैंसल्ड आउट। नाउ हमको रेडियस ऑफ सन इस एक्सप्रेशन में कहीं भी दी हुई नहीं है, लेकिन हमें एक डेटा दिया हुआ है दिस थीटा, तो अगर ये थीटा है और अगर ये 2r है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग ये इस तरह का कुछ सिनेरियो होगा कि यहाँ पर ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सन का एक आर्क मान लिया जाएगा और ये एंगल थीटा मान लिया जाएगा और ये डिस्टेंस मान ली जाएगी, तो हम बोल सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारे पास में आर एस अपॉन आर की वैल्यू जो आ जाएगी, आर एस अपॉन आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा अपॉन 2। तो हमें आर एस अपॉन आर का होल स्क्वायर चाहिए, तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 4। मतलब हम आर एस अपॉन आर के 4 स्क्वायर को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू थीटा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स टी एस की पावर 4। नाउ टी एस टू दी पावर 4 विल बी 4i अपॉन सिग्मा इंटू थीटा स्क्वायर। अगर हम इंटेंसिटी को ये जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके, इसको सेकंड में कन्वर्ट करके, और सिग्मा की वैल्यू पूरी की पूरी एसआई यूनिट्स में दी हुई है, और थीटा जो है 0.53 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम अगर π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी डेटा हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास में टेम्परेचर ऑफ सन आ जाएगा नियर अबाउट 5800 केल्विन्स। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, 2 मेटेलिक स्फीयर्स A and B are made of same material and have got identical surface finish। मतलब दोनों की आइडेंटिकल सरफेस फिनिश है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। स्फीयर A और स्फीयर B दोनों के दोनों। द मास ऑफ स्फीयर A इज 4 टाइम्स दैट ऑफ B। मतलब A वाले स्फीयर का मास जो है वो 4m है, अगर B का मास m है तो ठीक है। बोथ द स्फीयर्स आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है।
and placed in a room having lower temperature but they are thermally insulated from each other. मतलब ये इनके सराउंडिंग सेम है, सराउंडिंग भी सेम है दोनों की, और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से ठंडे हो रहे हैं. तो हमें यहाँ पर दो चीजें पूछी हुई है. एक तो पहला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, द रेशियो ऑफ हीट लॉस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी. द रेशियो ऑफ हीट लॉस ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, मतलब दोनों के हीट लॉस का रेशियो बताना है. दूसरा, द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग मतलब dt ओवर dt, उसका रेशियो बताना है. तो हमें पता है फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, हमको ये पता है कि dq बाई dt, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से हम बोल सकते हैं dq बाई dt होता है सिग्मा EA t टू दी पावर 4 माइनस t सराउंडिंग टू दी पावर 4. तो सबसे पहले हम बात करें रेट ऑफ हीट लॉस. तो ये जो रेडिएटेड पावर जो हमें dq बाई dt देता है वो रेट ऑफ हीट लॉस ही देता है. तो रेट ऑफ हीट लॉस जो आ रहा है हमारा dq बाई dt ऑफ A अपॉन dq बाई dt ऑफ B, वो निकाल लेते हैं हम. तो आएगा सिग्मा E एरिया ऑफ A इंटू टेम्परेचर दोनों का सेम है, सराउंडिंग भी दोनों की सेम है, अपॉन सिग्मा E A टू दी एरिया ऑफ B इंटू टेम्परेचर और सराउंडिंग दोनों का सेम है. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके दोनों. अब आपके पास में बचा कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा वो दोनों के एरियाज का रेशियो होगा. तो अब हमें एरिया का रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, बट हमें दिया हुआ है कि सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल सरफेस फिनिश है मतलब ई सेम है, मेटालिक स्फीयर सेम मटेरियल के बने मतलब उनकी डेंसिटी भी सेम है, और मास 4 टाइम्स है. तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर पहले वाले की रेडियस या पहले वाले की रेडियस अगर आर ए है और दूसरे वाले की रेडियस आर बी है, तो होना ये चाहिए कि डेंसिटी तो दोनों की सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम मटेरियल के बने हैं. तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर ए का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर बी का क्यूब. तो यहां से 4/3 पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, रो गेट्स कैंसल्ड आउट. तो हमें यहां से पता चलता है कि और ये जो मास होना चाहिए, सॉरी एक गलती कर दी, कि यहाँ पर मास जो होना चाहिए इसका अगर m है तो इसका 4 टाइम्स m है, क्योंकि इसका जो मास है a वाले का जो मास है वो b वाले के मास का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स दैट ऑफ b. मतलब ये b का मास है इसका 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पर हमें एक 4 भी लगाना चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास में आर ए रेशो आर बी जो आता है वो आता है 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 टू द स्क्वायर मतलब 2 टू दी पावर 2/3. तो जब रेडियस का रेशो 2 टू दी पावर 2/3 है तो इनके सरफेस एरियाज का रेशो होगा रेडियस के रेशो का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 4/3, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन. नाउ फॉर द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग की बात चल रही है. रेट ऑफ कूलिंग, अब जब हमने देखा यहाँ पर रेट ऑफ हीट लॉस dq बाई dt जो हमें दिया हुआ है, dq बाई dt जो हमारे पास में आया था वो क्या आया था, वो आया था सिग्मा EA t टू दी पावर 4 माइनस t सराउंडिंग टू दी पावर 4. तो अगर हम रेट ऑफ कूलिंग निकालना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं q बराबर mh डेल्टा t होता है, तो dq इक्वल टू mh dt अपॉन dt इज सिग्मा EA t टू दी पावर 4 माइनस t सराउंडिंग टू दी पावर 4. तो यहाँ से हमारे पास में रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt जो निकल कर आती है वो आती है e सिग्मा a अपॉन ms इंटू टी टू दी पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग टू दी पावर 4. तो अगर मेरे को रेट ऑफ कूलिंग का रेशो निकालना है ए का और बी का, तो अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग का रेशो ए और बी का निकालता हूं तो ये मेरे पास में आएगा एरिया ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी, क्योंकि बाकी की सारी चीजें सेम है दोनों के अंदर. सराउंडिंग टेम्परेचर सिग्मा ई सेम है, स्पेसिफिक हीट भी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, और ए अपॉन ए बी अभी मैं निकाल चुका था पहले ही, और यहाँ पर मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि हमारा मास जो है स्फीयर ए का बी के 4 टाइम्स है, मतलब एम ए इक्वल टू 4 टाइम्स एम बी होगा. तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ए बाई ए बी का रेशो हम निकाल चुके हैं, ए बाई ए बी का रेशो ही है ये 2 टू दी पावर 4/3. तो यहाँ पर आ गया है 2 टू दी पावर 4/3 और ये आ गया 1/4 विच इज 2 टू दी पावर 4/3 इंटू 2 टू दी पावर -2. तो ये बनता है आपके पास में 2 टू दी पावर -2/3. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. द आंसर विल बी सी, द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए टू दैट ऑफ बी is 2 to the power -2/3. Now let's move to the next question. Next question is from Newton's law of cooling.
In 5 minutes, a body cools from 75 degree to 65 degree centigrade at room temperature of 25 degree centigrade. The temperature of body at the end of next 5 minutes क्या होगा? हमें बॉडी का अगले 5 मिनट में टेम्परेचर बताना है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको बताया यू कैन यूज हियर अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अप्रॉक्सीमेट फॉर्म क्या कहती है? अप्रॉक्सीमेट फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें याद रखना है, तो हमें याद रखना है dt बाई dt जो होता है वो माइनस k टाइम्स डेल्टा टी होता है. और dt बाई dt जो होता है, dt बॉडी के टेम्परेचर का चेंज होता है विच इज T2 माइनस T1 अपॉन dt को अगर हम अप्रॉक्सीमेटली टाइम लिख दें इक्वल टू माइनस k टाइम्स ये डेल्टा टी जो होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी के लिए हम एवरेज वैल्यू लिख देते हैं माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. नाउ T2 माइनस T1 बाई टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. तो सबसे पहले बोला हुआ है T2 फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो 65 से 75 हो जाता है, मतलब 75 ये फाइनल टेम्परेचर माइनस 65 अपॉन कितने समय में हो जाता है? ये 5 मिनट्स में हो जाता है अपॉन 5 इक्वल टू माइनस k टाइम्स k हमें पता नहीं है. T1 प्लस T2 बाई 2, T1 जो है वो 65 था, T2 जो था 75 था अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट 5 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा. तो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर हम दोबारा लगाते हैं तो हम बोलेंगे बॉडी का टेम्परेचर फाइनल मान लिया कि T हो जाएगा. कहाँ से होगा वो T? तो ये 75 से 65 हो चुका है, 75 से 65 हो चुका है. और अब हमें ये बताना है कि वो 65 से कहाँ होगा. तो 65 से मैंने मान लिया कि वो हो जाएगा यहाँ पर. आप थोड़ा सा पिछले वाले में फाइनल टेम्परेचर जो था वो 65 था, 75 से 65 होता है बिकॉज द बॉडी वॉज कूलिंग. तो 65 फाइनल टेम्परेचर माइनस 75 इनिशियल टेम्परेचर. तो 65 माइनस 75 अपॉन टी इक्वल टू माइनस k टाइम्स एवरेज डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS. नाउ फाइनल टेम्परेचर लेट सपोज T2 जो हो गया वो T हो गया और अब इनिशियल टेम्परेचर रहेगा 65. तो T माइनस 65 अपॉन 5, टेम्परेचर जो है अभी भी इनिशियल टेम्परेचर जो है अब 65 है अपॉन 5 मिनट का समय है माइनस k टाइम्स डेल्टा टी. डेल्टा टी विल बी T2 माइनस T1 विल बी T1 प्लस T2 विल बी T प्लस 65 अपॉन 2 माइनस 25. और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो k जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास में केवल एक अननोन बचेगा दैट विल बी T, जिसका आंसर आपके पास में निकल कर आएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड. सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 55 degree centigrade. Now let's move to the next question. Next question is, if a piece of metal is heated to a temperature theta and then allowed to cool in a room which is at a temperature theta naught, the graph between the temperature T of the metal and time T will be close to. मतलब एक piece of metal है जो कि किसी temperature theta पर है and then allowed to cool in a room विच इज एट ए टेम्परेचर थीटा नॉट, और इसको किसी थीटा नॉट टेम्परेचर वाले रूम में अलाउ किया गया है कूल होने के लिए. द ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल एंड टाइम. तो हमें पता है यहाँ पर अगर हम किसी चीज को कूल कराते हैं तो हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई कर सकते हैं. और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है dt बाई dt इक्वल टू माइनस k टाइम्स डेल्टा टी. और dt बाई dt विल बी माइनस k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. नाउ dt upon t minus ts equal to minus k dt. Now if we integrate these two things, अगर बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है 0 से T समय में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं log ऑफ t माइनस ts अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1 इक्वल टू माइनस k टाइम्स dt का इंटीग्रेशन t. तो ये आ जाएगा आपके पास में ln ऑफ T2 माइनस ts अपॉन T1 माइनस टी एस. अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो ln a माइनस ln b बनेगा, जिसको हम ln a बाई बी लिख रहा हूँ मैं सिंगल स्टेप में, इक्वल टू माइनस के टी. सो T2 माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस विल बी e टू द पावर माइनस के टी. सो T2 विल बी टी एस प्लस T1 माइनस टी एस इंटू ई टू द पावर माइनस के टी. और इस तरह के ग्राफ को जब आप बनाने जाएंगे तो ये जो ग्राफ निकल कर आता है हमारे पास में वो इनिशियल टेम्परेचर से अप्रोचिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए आता है.
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिखेगा। फाइनली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी पीक्स एट अ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। किसी एक बॉडी का स्पेक्ट्रम जो होता है उसका जो पीक वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है लैम्डा एम, लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इनटू टी टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। So this is known as Wien's law and is used to estimate stellar temperatures. The sun can be approximated as a black body with its peak wavelength in the visible portion of the spectrum and a surface temperature of 6000 Kelvin. Given this data, estimate the peak wavelength of a human being assuming it to be a black body. तो हमको एक human being की wavelength बतानी है इसको black body consider करते हुए। तो हम ये बोल सकते हैं lambda of sun into temperature of sun must be equal to lambda of human into temperature of human। तो lambda of sun कितना दिया हुआ है हमें? lambda of sun दिया हुआ है हमें, lambda of sun की पीक वेवलेंथ दी हुई है विजिबल पोर्शन में। विजिबल पोर्शन में आप कोई भी डेटा ले लीजिए क्योंकि आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो काफी दूर दूर दिए गए हैं। तो विजिबल का कोई भी डेटा जो आपको बताओ, लेट सपोज विजिबल रीजन होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। तो हम यहाँ पर विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए मान लेते हैं, चलिए इसको 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू टेम्परेचर कितना हो गया इसका सन का 6000 केल्विन मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ ह्यूमन जो हमें निकालना है इंटू टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। रूम टेम्परेचर आप अगर मान लें तो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन हो जाएगा 300 केल्विन। तो ये 00 से 2 0 गेट्स कैंसिल्ड आउट, ये 3 से ये 2 बार कैंसिल्ड आउट। तो लैम्डा ऑफ ह्यूमन will be 10 to the power -6, 10 to the power -5 meter, which will be 10 into 10 to the power -6 meter will be approximately 10 माइक्रोमीटर। अगर आप यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम की जगह 6000 7000 लेते तो यहाँ पर ये कुछ टेंस ऑफ माइक्रोमीटर में आता, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10 माइक्रोमीटर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग थर्मल इमिसिविटीज का रेशियो दिया हुआ है 0.01 एंड 0.81 रेस्पेक्टिवली। द आउटर सरफेस एरियाज ऑफ द टू बॉडीज आर द सेम। दोनों के आउटर सरफेस एरियाज जो है वो सेम है। द टू बॉडीज रेडिएट एनर्जी एट द सेम रेट। दोनों बॉडीज जो रेडिएट करती है एनर्जी वो सेम रेट से करती है। द वेवलेंथ लैम्डा बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएशन फ्रॉम बी इज शिफ्टेड फ्रॉम द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएशन ए बाय 1 माइक्रोमीटर। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज दिस, तो आपको बताना है टेम्परेचर बी का क्या होगा, लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या होगी। ये दो आपको चीजें हम यहाँ पर बतानी है। तो दो बॉडीज है, दोनों की इमिसिविटीज दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बॉडी के अंदर ई दिया हुआ है आपको जो कि है 0.01। बी बॉडी का ई भी दिया हुआ है आपको जो कि है 0.81। उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, आउटर सरफेस एरिया दोनों का सेम दिया हुआ है। दोनों का एरिया जो है वो सेम दिया हुआ है। टू बॉडीज रेडिएट एनर्जी एट द सेम रेट। दोनों सेम रेट से एनर्जी रेडिएट करती है, मतलब दोनों की पावर जो है रेडिएटिंग पावर वो सेम है। लैम्डा बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएशन फ्रॉम बी इज शिफ्टेड, जो कि ए की लैम्डा ए होगा उससे 1 माइक्रोमीटर से शिफ्टेड है। तो अगर इसका लैम्डा पीक इंटेंसिटी के लिए लैम्डा ए है और लैम्डा बी है, तो हमें फिलहाल इतना पता है शिफ्टेड है तो कोई भी शिफ्टेड हो सकता है। लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी का जो मॉड है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर का है। कुछ भी लैम्डा बी भी ज़्यादा हो सकता है, लैम्डा ए भी ज़्यादा हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ए इज दिस। टेम्परेचर ए का जो दिया हुआ है वो 5802 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो सिग्मा ई
ए इंटू टी टू दी पावर 4 जो होगा किसी एक के लिए, वो सिग्मा ई ए इंटू टी टू दी पावर 4 होगा दूसरे के लिए। यहाँ पर ई ए और ई बी दोनों का अलग अलग है, टी ए और टी बी दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर ए गेट्स कैंसल्ड आउट, सिग्मा गेट्स कैंसल्ड आउट क्योंकि ए सेम दिया हुआ है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 0.01 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ए की पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू 0.81 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4। अब हमें यहाँ पर ए का टेम्परेचर दिया हुआ है, ए का टेम्परेचर दिया हुआ है 5802 केल्विन। तो ए के टेम्परेचर को जब हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 0.01 इंटू 5802 टू दी पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू 0.81 इंटू टेम्परेचर ऑफ बी की पावर 4, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी जो निकल कर आता है 0.01 अपॉन 0.81 की पावर 1/4 टाइम्स 5802 निकल कर आता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ बी निकल कर आता है वो आता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, तो ये 1/3 ऑफ 5802 निकल कर आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास में 1934 केल्विन टेम्परेचर ऑफ बी। तो टेम्परेचर ऑफ बी निकल कर आ गया आपका 1934 केल्विन, विच इज द ऑप्शन ए। नाउ अब क्योंकि हमें पता चल चुका है दोनों के टेम्परेचर ए का हमें पता है और बी का हमें पता है, तो हमें पता है कि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है लैम्डा इंटू टी इज अ कांस्टेंट, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। इसका मतलब ए का लैम्डा कम होगा बी से, इसका मतलब अब इस मोड को हटा के मैं सर्टेनली लिख सकता हूं कि लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए बराबर 1 माइक्रोमीटर। नाउ लैम्डा ए इज गिवन, lambda a is given or not? Lambda a is not given, but asked there is an option in which lambda b is asked। तो lambda b अगर हमें बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि lambda b अगर हमें बताना है तो lambda b जो होगा वो होगा 1 माइक्रोमीटर प्लस लैम्डा ऑफ a। नाउ फॉर लैम्डा ऑफ a हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को यूज कर सकते हैं, लैम्डा a इंटू टी ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी बी। तो लैम्डा ए, अगर हम लैम्डा ए को लैम्डा बी की टर्म्स में लिख दें तो हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी बी ओवर टी ए। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में लैम्डा बी माइनस, हम इसको इसी स्टेप से कर लेते हैं, हम इसको यहीं से इसी स्टेप से कर सकते हैं, लैम्डा ऑफ बी माइनस लैम्डा ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ बी इंटू टी बी ओवर टी ए इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। और हम यहाँ पर हमें टी बी और टी ए की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली लैम्डा बी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका लैम्डा बी निकल कर आएगा 1.5 माइक्रोमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।